CIO आलोक अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आलोक, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। ये मार्केट काफ़ी टफ रहा है, एक रेंज है और उस रेंज में ही काफ़ी समय से हम ट्रेड कर रहे हैं और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि US ईरान वॉर में क्या अपडेट आती हैं। तो ऐसे में लार्जर पिक्चर क्या है आपके हिसाब से मार्केट की देखकर इस समय मार्केट को? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने कहा कि वेस्ट एशिया वॉर स्पेशली उसका जो इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ता है, उससे हमारे ओवरऑल मैक्रो फाइनेंसेस काफी हद तक इम्पैक्टेड होते हैं। हमने देखा था इन द मंथ ऑफ मार्च जब $70 का क्रूड $120 तक चला गया, और अभी हाल ही में हमने जुलाई में $71 भी देखे और 100 के ऊपर भी देखा। तो इससे हमारे माइक्रो फाइनेंसेस पे जो इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से रुपी भी इम्पैक्टेड हो जाती है, उससे ग्रोथ रेट पे जरूर इम्पैक्ट आता है। हालांकि अगर मैं रिजल्ट सीजन पे फोकस करूं और लास्ट सेवरल क्वार्टर्स को भी देखूं, तो भले ही लार्ज कैप जो निफ्टी ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनमें भले ही ग्रोथ नहीं आ रही थी, पिछले 8 क्वार्टर से वो डबल डिजिट ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ काफी अच्छी है। इस क्वार्टर में भी लगभग आधी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं 40% प्लस के। और ओवरऑल नंबर्स देखें तो नंबर्स भले डिप्रेस दिखाई देंगे, क्योंकि ऑयल एंड गैस कंपनीज के स्पेशली OMCs ने लॉसेस रिपोर्ट किए, बट एक्सक्लूडिंग ऑयल अभी तक के नंबर्स नियरली 19% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि काफी अच्छे नंबर्स हैं। और वही ट्रेंड जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला कि ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ रेट काफी बेटर थी। इस 19% में भी जो निफ्टी कंपनीज हैं उन्होंने 11% की ही ग्रोथ दी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी बेटर ग्रोथ रेट आई है, जो कि हम मार्केट्स में भी देख रहे हैं। क्योंकि मार्च के बॉटम से मिड स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स काफी हद तक रिकवर किए, काफी हद तक बाउंस बैक किए। कुछ एक इंडाइसेस ने ऑल टाइम हाई भी बनाए, लेकिन लार्जर इंडाइसेस मूव नहीं कर पा रहे। उसका मेन रीजन FI का सेलिंग तो है, लेकिन ग्रोथ रेट्स भी कोई खास अच्छे नहीं है। तो यही ट्रेंड कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। सेक्टर सिलेक्टिव हो रहे हैं, स्टॉक सिलेक्टिव हो रहे हैं, बट हेडलाइन जो इंडेक्स है वो खास मूव नहीं हो रहा। ओके, चलिए, तो ये समय बिल्कुल हेडलाइन इंडेक्स में कुछ खास मूव आ नहीं रहा है। एक सबसे बड़ा जो मार्केट का सेक्टर है बैंकिंग, उसमें लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, उस पर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत वही रही है पिछले कुछ समय में। एब्सोल्युटली अनुज, एक चीज जरूर अच्छी हुई है इनमें कि इनके क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स काफी बेटर होने लगे। 15-16% सेक्टर ग्रोथ आ गई है, तो जो लीडिंग बैंक्स हैं करीब 18-19% की भी ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ से टॉप लाइन ग्रोथ तो आ जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और नेम ग्रोथ के लिए मार्जिन चाहिए, और मार्जिन के लिए डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए। और मोस्ट ऑफ जो बैंक्स है, लार्जर बैंक्स भी, वो डिपॉजिट ग्रोथ उनको थोड़ा स्ट्रगल हो रही है। तो जब तक वो डिपॉजिट ग्रोथ भी जोर से ना बढ़े, तब तक वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ पाते, जिसके वजह से भले ही क्रेडिट ग्रोथ बेटर है, वो नेट प्रॉफिट ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ उसमें ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है। लेकिन बैंकों में भी जो स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स हैं, टॉप 4-5 बैंक्स को अगर हटा दें, उसके नीचे के नेक्स्ट 4-5 बैंक्स देखें, तो उनके रिजल्ट्स काफी बेटर आए थे, एंड वो लास्ट सेवरल क्वार्टर से काफी कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और स्मॉलर बेस पे डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक आई, जिसके वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में ज्यादा उछाल है। और अक्रॉस द सेक्टर हमने देखा है क्रेडिट कॉस्ट काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। तो ये सेक्टर में काफी हद तक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है, लेकिन सेक्टर में विनर्स वही होंगे जिनके पास क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। अच्छा आलोक जी, मैं थोड़ा सा गोल्ड के इर्द गिर्द रह के बात करना चाहता हूँ। जो भी US में हुआ वॉर, कच्चा तेल और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स, उसके बीच में अगर आप देखें जो डॉलर इंडेक्स ने किया, हमने गोल्ड में एक डिप देखा। हालांकि ग्लोबल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप था, वो इंडियन मार्केट्स में इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि रूपी फैक्टर है। बट गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी अगर आप देखें आपके हमारे पास सेटअप हैं ट्रेड करने लगे, मेरे ख्याल से आलोक जी से भी संपर्क टूट गया। मैं अपना जो प्रश्न है वो कुछ देर में रखूंगा। एक बार मीनवाइल अगर आप निफ्टी को ले आए, थोड़ा सा अगर आप देखें रिट्रेस हुआ है हल्का सा, वो अमूमन पॉसिबल होता है 10 बजे के आसपास, तो वो जो शार्पनेस थी वो कम हुई है। और इवन अगर आप निफ्टी IT को देखें, ये भी थोड़ा सा करीब 100-150 अंक रिट्रेस हुआ है। अनुज, एक ट्रेड लेते हैं। मीनवाइल गोल्ड को लेकर बात कर रहा था। अब आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि ऑलमोस्ट अगर आप बीते 1-1.5 महीने में काफ़ी सॉफ्ट पड़ी हैं, और टाइटन फॉर इंस्टेंस, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस पूरा, यहाँ पर आपका टेक क्या है?
वेदी जी, इसको 2-3 एस्पेक्ट में देखते हैं। गोल्ड अपने आप में काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है और भले ही गोल्ड का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, हमारा स्टांस भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये एक रेयर करेक्शन था एक ऐसे समय में जहाँ मनी सप्लाई तो ग्लोबली बढ़ रही है, इंडेटेडनेस, ग्लोबल लिवरेज भी बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट कुछ महीनों में स्पेशली वॉर के बाद हमने देखा कि करेक्शन आया गोल्ड में। शायद एक आध कंट्री जैसे रशिया वो है, उनको सेल करना पड़ा, हालांकि चाइना जैसी कंट्रीज ने काफी हद तक बाइंग की है। नेट नेट लास्ट कुछ महीनों में सेंट्रल बैंकर्स ने नेट बाइंग ही की है। लेकिन जैसा आपने गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के बारे में कहा, इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले गोल्ड प्राइसेस नीचे आने से इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि गोल्ड का व्यू पॉजिटिव होने की वजह से वो मार्केट तो रिगेन हो सकता है, लेकिन इस सेगमेंट में बैंक्स भी काफी हद तक एक्टिव हो चुके हैं और अदर एनबीएफसीज भी इसमें अपने मार्केट शेयर गेन करने की ताक में है, जिसके वजह से मार्जिन्स अंडर प्रेशर रह सकते हैं। तो इसके वजह से ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, इनको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में। हालांकि जो टॉप नेम्स हैं वो काफी हद तक वैल्यूएशन ज्यादा है उनकी, लेकिन जो सेकंड थर्ड रैंक कंपनीज है अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है ग्रोथ रेट्स काफी अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक आ रही है, मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छी है। तो ओवरऑल गोल्ड सेगमेंट में, ज्वेलरी सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड फाइनेंस पे व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव है, ओवरऑल गोल्ड पे हम पॉजिटिव है। ओवरऑल गोल्ड पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। अच्छा आलोक जी, अब आप क्या थोड़ा सा बाइफरकेट, क्या विभाजन करके कुछ स्ट्रेंथ, साइडवेज या वीकनेस आईटी में कोई व्यू बना पाए हैं क्या इस बार के नंबर्स के बाद? आपने लार्ज कैप मिड कैप आईटी के नंबर देख लिए, आपने एक तरफ एआई रैली को, चिप स्टॉक्स की रैली को कोलैप्स होते हुए देखा। कहीं ना कहीं अब कोई धारणा बनी है क्या आपकी इस वक्त आईटी में? वेदु जी, आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यही है कि वो करेक्ट हो चुके हैं, काफी हद तक वैल्यूएशंस अपने हिस्ट्री से नीचे आ चुके हैं, जिसके वजह से एक बाउंस बैक बनता भी था। अपने निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है अपने 5 ईयर लो से बाउंस बैक भी किया, ये महीने में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है। लेकिन आउटलुक के हिसाब से जो स्पेशली जो लार्जर कंपनीज है जो सेक्टर को डोमिनेट करती हैं, आईटी सर्विसेज, उसमें ग्रोथ अभी भी खास नजर नहीं आ रही और इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं यूएस में भी, उनमें भी ग्रोथ अच्छी नहीं है, गाइडेंस कट हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो जो काउंटर पार्ट्स है यूएस के, वो आज हमारे आईटी इंडेक्स से कुछ 30-30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली एट पार ट्रेड होते थे। तो वैल्यूएशन भले ही सेक्टर की अपनी हिस्ट्री से कम आ गई है, लेकिन जो हमारे पियर्स हैं ग्लोबली, उनसे हम अभी भी थोड़े आगे हैं। वैल्यूएशन प्रीमियम सस्टेन हो सकती है अगर ग्रोथ रेट आए, तो वो ग्रोथ रेट अभी भी विजिबल नहीं है, जिसके वजह से जो टॉप आईटी सर्विसेज नेम्स हैं उसको हम पास कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिवली कुछ कुछ आईटी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, कुछ ऑटो टेक के अंदर में है, जहां पे ग्रोथ रेट्स फास्टर आ सकती हैं। तो सिलेक्टिवली भले पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पे व्यू नेगेटिव है। ओके, चलिए, ओवरऑल अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है यहाँ पर। कोई और सेक्टर या थीम जो आपको इस समय पसंद हो, जिसकी आप बात करना चाहें इस समय, जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है? आई थिंक जो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर जहां रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है इन्वेस्टर्स के लिए, वो फार्मा सेगमेंट में है। फार्मा सेगमेंट जो कि चाइना प्लस वन के थीम का भी बेनिफिशियरी है। एक ऐसा सेगमेंट जहां इंडिया ने सालों साल में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस दिखाई है कि हम वर्ल्ड बीटिंग क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे भी। और इन सेगमेंट में जो जहाँ पे सब सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, एपीआई एंड सीडीएमओ स्पेस में, वहाँ ग्रोथ रेट्स मच बेटर है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने कैपेक्स भी कर दिए हैं और उनके पास ऑर्डर्स भी काफी अच्छे हैं, तो जिसके वजह से आने वाले समय में ग्रोथ नंबर्स और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों देखने मिल सकता है। उसकी कुछ झलक हमने इस क्वार्टर में भी ऑलरेडी देखी है। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लगता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ क्वार्टर से अच्छा करते आए हैं और आगे भी अच्छा लग रहा है, वो है पावर सेगमेंट, डिफेंस सेक्टर, क्योंकि इनमें ओवरऑल पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने की वजह से, प्लस जो एआई का प्ले डेटा सेंटर्स के थ्रू है, वहां पे भी जो पावर इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो होल वैल्यू चेन में काफी विनर्स मौजूद हैं, पावर जनरेशन से लेके इक्विपमेंट से लेके ट्रांसमिशन तक। तो ये 2-3 सेगमेंट्स हैं, पावर,
डिफेंस, फार्मा एंड फोर्थ होता है कैपिटल मार्केट प्लेस। ये 4 सेगमेंट जो कि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखते, लेकिन ये चारों में अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और इन्हीं में हमारा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑलराइट आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।